साई एक बेकार लूजर है जिसको पेरेंट्स ने पैदा होते ही उसकी शक्ल की वजह से छोड़ दिया था। एक ऐसे वर्ल्ड में जहां मैजिक, डीमंस और मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, साई बहुत मेहनत करता है ताकि वो रॉयल सिटी के मैजिक एकेडमी में दाखिल हो सके और वो एग्जाम पास कर लेता है। सब कुछ ठीक लगता है जब वो नए दोस्तों से मिलता है, लेकिन सब कुछ तब उलट जाता है जब ये अनाउंस किया जाता है कि वो अगला डीमन किंग है जिसके पास इनक्रेडिबल मैजिकल पावर्स हैं जो दुनिया पर सख्ती के साथ राज करेगा। इस वजह से वो पूरी स्कूल का पब्लिक एनिमी बन जाता है, हत्ता कि उसकी क्रश भी उससे नफरत करने लगती है। ये कहानी उस दिन शुरू होती है जब साई रॉयल सिटी पहुंचता है अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए इस प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ मैजिक आर्ट्स में। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, एक नीली बालों वाली फेमिनिस्ट उसके पास से तेज गुजर जाती है अपने पर्सनल एसेट्स दिखाते हुए। साई खुश हो जाता है इस बड़े शहर में ऐसे अच्छे वेलकम के लिए। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसका सूटकेस गिर गया होता है और उसका सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। साई फौरन उसकी मदद के लिए जाता है और कहता है कि वो उसका बैग उठा लेगा। बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है कि शायद ये लड़का कोई स्कैमर है और कहती है कि वो खुद मैनेज कर लेगी, लेकिन ये इडियट बंदा उसके बैग के साथ टग ऑफ वॉर खेलने लगता है। अचानक नीली बालों वाली लड़की दोबारा से स्टेयर्स के ऊपर नजर आती है और साई की तरफ देखती है, ये समझते हुए कि वो उसकी ग्रैंडमदर को लूटने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन एक्शन में आती है और साई के मुंह पर किक मार देती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी ग्रैंडमदर जल्दी से बता देती है कि साई तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, जिससे फेमिनिस्ट शर्मिंदा हो जाती है और फौरन अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो अपना नाम जून बताती है जो एक निंजा क्लैन की मेंबर है और इसी स्कूल ऑफ मैजिकल आर्ट्स में पढ़ती है। वो पूछती है कि क्या साई इस शहर में नया है। साई जवाब देता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो आज से इसी एकेडमी में स्टार्ट कर रहा है। फिर वो दोनों ट्रेन में साथ चढ़ जाते हैं और बात करना शुरू करते हैं। जून कहती है कि ट्रांसफर एग्जाम मुश्किल होता है, इसका मतलब साई अच्छा स्टूडेंट होगा। साई शर्मा जाता है और मानता है कि उसने मेहनत से पढ़ाई की ताकि वो एग्जाम पास कर सके, क्योंकि उसका ड्रीम है कि वो एक कैथलिक प्रीस्ट बने। जून ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि प्रीस्ट बनने के लिए पहले एक शरीफ इंसान बनना जरूरी है। साई बाहर देखता है और कहता है कि उसे ये सब पता है और वो कोशिश करेगा कि अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सके, जो कि हर लड़का अपनी पहली डेट पर कहता है ताकि वो तीसरी मंजिल तक पहुंच सके। जून इस बात में फंस जाती है और कहती है कि उसकी फैमिली हमेशा से सैमुराई और निंजा रही है, इसलिए उसे एक ऑनर का कोड फॉलो करना पड़ता है। फिर वो अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड निकालती है और एक फैंसी निंजा हैंडशेक करती है जब वो दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार एकेडमी ऑफ मैजिकल आर्ट्स पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा सा कासल और फ्लाइंग लोग होते हैं। लगेज एक स्टैच्यू निगल लेता है जो उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि साई और जून साथ चलना शुरू करते हैं। जून उसे पूरे स्कूल का छोटा टूर देती है। टूर के बाद वो उसे अलविदा कहती है और नर्सेज ऑफिस जाने को कहती है ताकि वो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सके। साई एक बड़ा बिल्डिंग देखता है जहां उसे एक ब्लॉन्ड बिम्बो लड़की मिलती है जिसका नाम टोरी होता है। वो उसे अंदर ले जाती है जहां सब ट्रांसफर स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं। वो सबको कहती है कि लाइन में लग जाओ और फिर एक मैजिकल स्पिरिट समन करती है जो फौरन सिगरेट पीना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हर स्टूडेंट जाकर अपना एग्जामिनेशन करवाता है और अपना फ्यूचर जॉब टाइटल लेता है जिसको वो आगे चलकर फॉलो करेंगे। साई थोड़ा कंफ्यूज लगता है इस प्रोसेस से, लेकिन टोरी कहती है कि इस स्पिरिट ने कभी भी कोई गलत जजमेंट नहीं दी और जो भी जॉब वो चूज करता है वो उनके लिए परफेक्टली सूटेड होती है। धीरे धीरे हर स्टूडेंट को एक जॉब मिलती है, जैसे डॉक्टर, वॉरियर, सोल्जर या वेंडीज एम्प्लॉई। आखिर साई का नंबर आता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसे प्रीस्ट बनाया जाएगा क्योंकि उसके पास एक अच्छा प्रीस्ट बनने की सारी साइंस हैं। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिट के पास जाता है वो बताता है कि साई के लिए बेस्ट सूटेड जॉब है डीमन लॉर्ड। ये सुनकर हर बंदा शॉक हो जाता है। टोरी स्पिरिट से कहती है कि दोबारा चेक करे, लेकिन स्पिरिट मना कर देता है और कहता है कि साई सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल डीमन लॉर्ड बन सकता है। साई स्पीचलेस हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, जबकि स्पिरिट रिपीट करता है कि उसके पास जो भी एबिलिटीज और टैलेंट्स हैं वो उसे सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थ्रेट बनने के लिए ही बनाते हैं। ये सब देखकर हर स्टूडेंट डर के मारे भाग जाता है, जबकि टोरी उन सबको कहती है कि वापस अपनी क्लासेस में लौट जाओ। टोरी इस रेवलेशन से बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नहीं लगती और साई को बाहर ले जाती है वॉक पर और कहती है कि फिक्र मत करो, वो अब भी यहाँ पढ़ सकता है। वो उसे वार्न करती है कि कुछ नफरत करने वाले लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे और अलग अलग तरीके से उसे डिप्रेस्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक वो शांत और संभला हुआ रहेगा सब ठीक रहेगा। वो उसे क्लास 1 ले जाती है जहां अब से वो पढ़ेगा। टोरी क्लास टीचर होती है। जब वो क्लासरूम में जाते हैं साई नोटिस करता है कि जून पिछली सीट पर बैठी है, लेकिन उसकी नरमी गायब लगती है। टोरी क्लास को साई का इंट्रोडक्शन देती है जिससे सब स्टूडेंट्स इतने डर जाते हैं कि वो अपनी टेबल्स के पीछे छुप जाते हैं। साई डिसाइड करता है कि मामला अपने हाथ में ले। वो इनइक्वालिटी और भेदभाव के बारे में स्पीच देता है, लेकिन उसका अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो कोई डिक्टेटर हो। टोरी उसे कहती है कि सीधा जाकर पीछे बैठ जाओ। साई रियलाइज करता है कि जून अब
भी उससे बात नहीं कर रही। टोरी कहती है कि जून को इस टर्म भी क्लास प्रेसिडेंट रहना चाहिए, लेकिन एक छोटा लड़का जिसका नाम मीवा है उठकर कहता है कि उसके हिसाब से साई को क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल अजीब होती है और साई सोचता है कि ये इडियट क्या चाहता है। वो फौरन कहता है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है और इसकी जगह क्लीनिंग ड्यूटी करना चाहता है। उसने सोचा था कि इससे वो हम्बल लगेगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है, क्योंकि इस स्कूल में क्लीनिंग ड्यूटी सिर्फ सबसे जालिम लोगों को दी जाती है। जून अपनी तलवार निकालती है और गुस्से में साई की तरफ आती है। वो चिल्लाने लगती है कि साई ने उसके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है और उसे एक सोर्ड देती है मुकाबले के लिए वहीं पर। मीवा अब भी सिचुएशन नहीं समझ रहा और कहता है कि जो भी जीतेगा वो नया प्रेसिडेंट बनेगा। जुन फौरन हमला करती है, लेकिन साई मुश्किल से उसका वार डॉज करता है। टोरी सबको कहती है कि थोड़ा पीछे हो जाओ। जुन गोकू की तरह ग्लो करना शुरू करती है और एक कमेहामेहा साई पर मार देती है, जिससे साई किसी तरह बच जाता है। साई को समझ आ जाता है कि जून सीरियस है, इसलिए वो जवाबी हमला करता है और उसकी तरफ दौड़ता है। वो जुन की तलवार की स्ट्राइक डॉज करके उसे पीछे से पकड़ लेता है ताकि उसे रोका जा सके। वो उसके कान में कहता है कि ये सब एक गलतफहमी है, जो जून को और नाराज कर देती है और वो साई को धक्का देकर दूसरा हमला करती है। हैरानी की बात यह होती है कि साई उस पावरफुल वॉर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और तभी उनके बीच से रोशनी निकलने लगती है और उसके मस्कुलर हाथ उसकी शर्ट फाड़ देते हैं। टोरी समझ जाती है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है और वो एक बैरियर कास्ट करती है और सबको जमीन पर गिर जाने को कहती है। तुरंत एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो क्लासरूम की बिल्डिंग तोड़ देता है। सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं और राख से ढक जाते हैं, जबकि जुन पूरी तरह बेहोश होती है। साई अकेला खड़ा रहता है और सोचता है कि यहाँ अभी क्या हुआ। उसी शाम वो अपने डॉर्म वापस जाता है, ये नहीं समझ पाता कि क्या करे, जब उसे फेम बॉय मेवा मिलता है जो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। साई गहरी सांस लेता है और पूछता है कि लड़कियों का डॉर्म कहाँ है। मीवा उसे सीधे वहां ले जाता है। वो जुन से माफी मांगना चाहता है, इसलिए वो खिड़कियों से चढ़ता है और शीशा नॉक करता है। जब गुस्से से भरी जुन फौरन तलवार के साथ नजर आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। डॉर्म के सारे लोग बाहर आ जाते हैं उन्हें देखने और जुन पर हंसने लगते हैं, जो उसे और भी गुस्सा दिलाता है और वो उसके पीछे भागने लगती है। जब वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, वो कुछ झाड़ियों से फिसलकर जमीन पर गिरता है। जब वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सी रेड हेड लड़की खड़ी है जो पूछती है, क्या तुम मेरे प्रिंस हो? साई इतना कंफ्यूज हो जाता है कि जवाब तक नहीं दे पाता। जब जुन पीछे से आती है और गुस्से से अंधी होती है, वो उस पर जंप करती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन रेड हेड उसके रास्ते में आ जाती है और उस पर मैजिक यूज करके उसकी स्पीड स्लो कर देती है। जुन उससे कहती है कि साइड हो जाओ, लेकिन रेड हेड मना कर देती है। तो जुन एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करती है और खुद का क्लोन बनाकर साई की तरफ फुल स्पीड से भागती है। रेड हेड तुरंत साई पर जंप कर जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि साई जुन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक और बड़ा धमाका होता है और जहां वो खड़े होते हैं वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। साई सोचता है कि उसके साथ आखिर मसला क्या है। जब वो आसपास देखता है तो जुन जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। अभी वो खुद को ठीक से बैलेंस भी नहीं कर पाया था कि उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है और हरे बालों वाली एक लड़की नीचे उतरती है जो अपना नाम कोरो बताती है और कहती है कि वो उसे देख रही थी। साई को समझ आ जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है, क्योंकि वो तुरंत एक इंजेक्शन गन निकालती है और घायल जुन पर चला देती है, जिससे वो फौरन ठीक हो जाती है। जुन को सब याद आ जाता है और वो रोने लगती है, फिर वहां से भाग जाती है। साई उसके पीछे भागना चाहता है, लेकिन कोरो उसे रोकती है और कहती है कि उसे फौरन हेडमास्टर के ऑफिस चलना होगा, जहां उससे सवाल पूछे जाएंगे। ये बात रेडहेड को इतना डरा देती है कि वो फौरन इनविजिबल हो जाती है, अपने कपड़े पीछे छोड़कर वहां से भाग जाती है। साई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एंड्रॉइड की बात मान लेता है। वो उसे हेडमास्टर के ऑफिस ले जाती है, जहां टोरी पहले से मौजूद होती है। कोरो कहती है कि उसने सब कुछ होते देखा है और चाहे धमाका कितना भी खतरनाक था, साई का जुन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। साई सोचता है क्या वो उसका दिमाग पढ़ सकती है, लेकिन कोरो कहती है कि वो सिर्फ इमोशंस को एनालाइज कर सकती है। बुजुर्ग हेडमास्टर उसे शक भरी नजरों से देखता है, फिर अचानक अपना लहजा बदलकर कहता है कि चीजें तबाह करना उसके खून में है, क्योंकि वो फ्यूचर का डीमन लॉर्ड बनने वाला है। वो कहता है कि हो सकता है साई फ्यूचर में किसी दिन एक मास मर्डरर बन जाए या एक जंग शुरू कर दे, लेकिन अभी वो इस एकेडमी का स्टूडेंट है जिसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसीलिए उसने गवर्नमेंट से कहा है कि कोई बंदा हमेशा उस पर नजर रखे। टोरी वहां से उठ जाती है और साई को बाहर ले जाती है और कहती है कि कोरो को एक सेफ्टी नेट समझो जो किसी भी स्टूडेंट को तुम्हें चोट पहुंचाने से रोकेगी। फिर वो पूछती है आज के हादसों के बारे में। साई कहता है कि क्लासरूम में उसने सिर्फ उसकी तलवार रोकनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सका और सब कुछ फट गया।
और शाम में वो नहीं चाहता था कि रेड हेड को चोट लगे, इसीलिए उसने जून को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से अचानक एनर्जी का झटका निकला जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सका और एक बड़ा धमाका हुआ। टोरी कहती है कि साई के अंदर माना का एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्टॉक है जो वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये धमाके हो रहे हैं। वो उसे एक छोटी नोटबुक भी देती है जिसमें सब स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती हैं और कहती है कि वो जब चाहे उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है। उसी रात वो अपने डॉर्म रूम वापस जाता है और बेड पर सो जाता है, जबकि कोरो कबोर्ड में जंप करके रात भर के लिए अपनी आंख बंद कर लेती है। अगली सुबह जब वो क्लास की तरफ जा रहा होता है, एक खूबसूरत पर्पल बालों वाली लड़की जिसके पास मैसिव प्लॉट्स होते हैं उसे रोक लेती है और अपना नाम फूजी बताती है। वो कहती है कि वो गर्ल्स डॉर्म की हेड है और पूछती है कि क्या उसने कल रात मजे किए। वो फौरन समझाता है कि उसने सिर्फ जून से माफी मांगनी थी, लेकिन फूजी हंसने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ उसे छेड़ रही थी। वो कहती है कि वो जल्द ही फिर मिलेंगे और वहां से चली जाती है। बाद में क्लास में वो देखता है कि जून और रेड हेड लड़की जिसका नाम सोगा है दोनों गायब हैं। सब लोग उसे इस तरह देखते हैं जैसे वो खुद एप्स्टीन का रीइंकार्नेशन हो, जबकि कोरो जमीन पर बैठ जाती है और क्लास के खत्म होने का इंतजार करती है। उसके बाद साई वॉशरूम चला जाता है जहां कोरो ऑब्वियसली उसके पीछे जाती है, तो वो एक स्टॉल में चला जाता है और अपना फोन बुक निकालता है और फूजी को कॉल करता है। फूजी कॉल उठाती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है जून को मनाने में। फूजी हंसकर कहती है कि वो माउंटेन्स में अकेले उसे मिले। साई कहता है कि वो जहां भी जाए कोरो उसके पीछे आएगी, लेकिन फूजी कहती है कि वो उसकी टेल दबाकर उसे डीएक्टिवेट कर सकता है। साई उसका शुक्रिया अदा करता है और स्टॉल से निकल के कैंटीन चला जाता है। लंच के बाद वो मीवा से कहता है कि वो माउंटेन्स जा रहा है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और जैसे एक्सपेक्टेड था कोरो उसके पीछे माउंटेन्स चली जाती है। चलते वक्त वो उसकी बैक पर टेल ढूंढने लगता है जब अचानक उसे कुछ लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार उसे टेल दिख जाती है। अचानक कोरो कहती है कि वो एरिया में डिस्टर्बेंस महसूस कर रही है और थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि एक जायंट डीमन डॉग पहाड़ों से फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहा होता है। कोरो फौरन अपनी गन निकालती है और उस पर गोली चला देती है, लेकिन डीमन डॉग बहुत स्ट्रांग होता है और गोली टकराकर टूट जाती है, जबकि डॉग कोरो पर जंप करता है उसे खत्म करने के लिए। खुशी की बात यह होती है कि साई उसे रास्ते से धक्का देकर हटा देता है और डॉग की गर्दन पकड़ लेता है जब वो फिर से अटैक करता है। कोरो साई से कहती है कि डॉग को मजबूती से पकड़े रखो जब तक वो उसे खत्म न कर दे, लेकिन साई उसे रोकता है और अपनी मैजिकल पावर यूज करके डीमन का सारा माना खींच लेता है और उसे एक नॉर्मल पपी में बदल देता है। कोरो इम्प्रेस्ड लगती है और कहती है कि उसने कभी किसी मेज को यह तरीका सक्सेसफुली करते हुए नहीं देखा। तभी झाड़ियां हिलने लगती हैं और पपी किसी की स्मेल की वजह से भागता है। साई फौरन आगे भागता है और देखता है कि वो खुद सोगा होती है, लेकिन वो फौरन गायब हो जाती है और भाग जाती है। कोरो कहती है कि उसके पास भी अपने माना को छुपाने की एबिलिटी होगी, क्योंकि वो अब उसका कोई सिग्नल महसूस नहीं कर पा रही। कोरो झाड़ियों में छिपे एक बैग की तरफ जाती है तो साई इस मौके का फायदा उठाता है और उसकी टेल खींचता है जो एंड्रॉइड को डीएक्टिवेट कर देती है। फौरन फूजी पेड़ों से बाहर आती है और कहती है कि फिक्र मत करो, कोरो को कभी पता नहीं चलेगा कि उसे डीएक्टिवेट किसने किया। साई उसका शुक्रिया अदा करता है इतनी मदद करने के लिए और पूछता है कि वो जून को कैसे मनाए। फूजी कहती है कि वो उसकी तरफ से गारंटी देगी और जून से बोलेगी कि वो उससे एक बार बात करे। वो उसे 2 मेडिसिन टैबलेट्स भी देती है एक स्पेशल गन के साथ और कहती है कि जब 2 लोग इससे हिट होते हैं तो वो एक दूसरे के जज्बात अच्छी तरह समझने लगते हैं। वो ये भी पूछती है कि क्या वो डिसिप्लिनरी कमेटी ज्वाइन करना चाहता है और साई फौरन हाँ कर देता है। फूजी फिर उसे अलविदा कहती है और वहां से चली जाती है, जबकि साई वापस जाकर कोरो को दोबारा एक्टिवेट करता है जो बिल्कुल नहीं समझ पाती कि अभी क्या हुआ। वो बैग उठाती है और कहती है कि ये बैग सोगा का है, जब पपी फिर से उसकी स्मेल पकड़ लेता है और उसका पीछा करता है। साई टाइम वेस्ट किए बगैर उसके पीछे भागता है और आखिरकार उस तक पहुंच जाता है जब वो उसके ऊपर आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचाए। कोरो वहां आ जाती है और कहती है कि साई क्लियरली उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वो उसके लिए हैंडकफ्स निकालती है। खुशी की बात यह होती है कि सोगा कोरो से कहती है कि उसने खुद साई को पकड़ा था, जो साई को सारे इल्जामों से रिहा कर देता है, जबकि वो उससे कहती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगा। कुछ रातों के बाद मीवा और साई एक गर्म बात का मजा ले रहे होते हैं एक टब में, लेकिन मीवा उसे बताता है कि स्कूल के 2 साइड्स हैं। एक नॉर्मल साइड होती है स्कूल की, जिसे जुन अपने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस के साथ टाइटली कंट्रोल करती है और हर इलीगल काम जैसे कि डार्क मैजिक का यूज। लेकिन एक अंडरग्राउंड साइड भी है स्कूल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डार्क मैजिशियंस के पैदा होने की जगह है और किसी को नहीं पता कि उसका लीडर कौन है। साई सोचता है कि क्या वो कभी स्कूल के उस अंडरग्राउंड साइड को देखेगा, लेकिन मीवा कहता है कि उसने काफी नहा लिया है और टब से बाहर भाग जाता है, लेकिन लॉकर रूम से चीखने लगता है। साई फौरन बाहर भागता है और देखता है कि कोरो दरवाजे के पीछे झांक रही होती है और कहती है कि मीवा का पाइप ऑर्गन बहुत छोटा है। साई उसे कहता है कि दूसरों का मजाक मत उड़ाओ और कपड़े पहनने लगता है जब उसे फुजी की कॉल आती है, जो कहती है
कि उसने जुन के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवा दी है, लेकिन पहले उसे स्कूल काउंसिल के सामने प्रेजेंट होना होगा। वो तैयार होता है और काउंसिल रूम में जाता है, जहां प्रेसिडेंट अपना नाम रिरी बताती है और दूसरे मेंबर्स का इंट्रोडक्शन देती है। पिंक बालों वाली लड़की मिचाई, फरी लड़की काना और नूरू। वो कहती है कि उन्होंने साई की फाइटिंग स्किल्स के बारे में सुना है, जो कि डिसिप्लिनरी कमिटी का मेंबर बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि कभी कभी उन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है ताकि लाइन से हटकर चलने वालों को चुप कराया जा सके। वो उसे नए बोर्ड मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और ये खबर स्कूल में जंगल की आग की तरह फैलती है और स्टूडेंट्स ज्यादा खुश नहीं दिखते इस बात से कि फ्यूचर डीमन लॉर्ड के पास इतनी पावर हो। उसी शाम वो मैजिक बुलेट्स गन में डाल देता है, जस्ट इन केस अगर जुन से बात ठीक से न हो पाए, और सोचता है कि क्या उसे कोरो को दोबारा डीएक्टिवेट करना चाहिए। वो बेड की तरफ जाता है और चुपके से उसकी टेल खींचने की कोशिश करता है, जब अचानक विंडो पर जोर से नॉक होती है जो उसके होश उड़ा देती है। वो घूम कर देखता है तो सोगा विंडो सिल से लटकी होती है एक बिस्किट के बैग के साथ और फिर से नॉक करती है। वो उसे अंदर आने देता है और वो फौरन बेड के पास बैठ जाती है, क्रैकर्स खाते हुए, और साई को अपना राइस कुकर दिखाती है जो उसके डॉम में बैन है। वो कहती है कि वो इसे यहीं रखेगी और रोज आकर राइस खाएगी, लेकिन साई मना कर देता है। वो आखिरकार सोगा से छुटकारा पाता है, जो जानबूझकर राइस कुकर पीछे छोड़ जाती है, लेकिन क्योंकि उसके पास वक्त कम होता है, वो तुरंत एंड्रॉइड को डीएक्टिवेट करता है और फौरन जुन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाता है जो डंजन्स की तरफ जाती है, जहां अचानक उस पर पीछे से एक लड़का हमला कर देता है। वो जमीन पर गिर जाता है जब और लोग छुपने की जगहों से निकलकर उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, जैसे कुत्तों का एक झुंड फ्यूचर डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से एक उसे अपने डंडे से छूता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो पीछे उछल जाता है। साई उठता है और धीरे धीरे अपने मैना को कंट्रोल करने लगता है, जब एक और गंजा अजीब आदमी उस पर मेटल रॉड से अटैक करता है, लेकिन सिर्फ अपने मैना पर फोकस करके साई उसका हाथ तुरंत कई जगह से तोड़ देता है। एक मोटा आदमी बीच में आता है, लेकिन साई एक छोटा मैजिक ब्लास्ट करता है जो उसे पीछे उड़ा देता है और वो खून के साथ जमीन पर गिरता है। गुंडे अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं साई को पकड़ने के लिए, लेकिन साई उनके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो इन डरपोकों को और ज्यादा डरा देता है। लेकिन उनका लीडर कहता है कि वो यहीं रुक जाए और एक जख्मी और पीटा हुआ मीवा को सामने धकेल देता है, जो रोप्स में बंधा होता है। वो कहता है कि अगर साई सिर्फ उनसे पिट जाए तो वो फेमबॉय को और हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये बात साई को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। जैसे ही वो वहां बेअसर खड़ा होता है, साई अपने हाथ उठाता है और फौरन लीडर के अलावा हर एक आदमी के पैर टूट जाते हैं और वो दर्द से जमीन पर तड़पने लगते हैं, जबकि लीडर अब कंफ्यूज और डरा हुआ दिखाई देता है। साई उसे कहता है कि उन्हें कई बार सोचना चाहिए था डीमन लॉर्ड पर हमला करने से पहले। फिर वो अपने मैजिक से उन सबको हवा में उठाता है और उन्हें उनके ही खून की नदी में जमीन पर पटक देता है। वो लीडर से कहता है कि वो स्कूल में गुंडागर्दी करने वालों के लिए एक मिसाल बनाएगा, जो लीडर को और डरा देता है। लेकिन वो अपनी चेन को आखिरी कोशिश में उठाता है और साई पर वार करता है। चेन साई तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है और साई उसे कैजुअली पकड़ता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक भेजता है जो लीडर को दीवार में दे मारता है, जबकि चेन उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है और वो हिल नहीं पाता। साई उसके पास जाता है और अपने मैजिक से उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि उसे और डरा सके, जो काम करता है और बाकी गुंडे भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि साई कुछ और कर पाए, जुन वहां पहुंच जाती है और उसे ईविल इंसान कहकर पुकारती है। साई अपना बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि उस पर हमला किया गया था, लेकिन जुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि साई पहले ही स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जुन अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि अगर मरना भी पड़ा तो भी वो साई से लड़ेगी। साई समझ जाता है कि अब बात करना बेकार है, इसलिए वो अपनी मैजिक गन निकालकर खुद पर वो टैबलेट वाली गोली चलाता है जो इमोशंस को समझने में मदद करती थी। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो वो हैरान रह जाता है। मैजिक टैबलेट्स गन से गायब होती हैं। जुन समझती है कि साई कोई डिमोनिक ट्रिक कर रहा है, इसलिए वो तुरंत कुछ स्मोक बॉम्ब्स चलाती है और इंजर्ड स्टूडेंट्स के साथ वहां से निकल जाती है। साई जख्मी मीवा को उठाकर अपने डॉर्म रूम लाता है, जहां कोरो के साथ मिलकर उसके जख्मों का इलाज करता है। वो कोरो से माफी मांगता है कि उसने उसे डीएक्टिवेट किया था और सब कुछ सच सच बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कि टोरी ने उसे स्टाफ रूम बुलाया है क्योंकि जुन ने ऑफिशियली उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, जो स्कूल के रूल्स के हिसाब से अलाउड है। अब उसे खुद ही इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह जुन एक अनाउंसमेंट करती है कि शाम में एक ऑल आउट वॉर होने वाली है फ्यूचर डीमन लॉर्ड के खिलाफ, ताकि स्कूल और दुनिया को बचाया जा सके। वो कहती है कि जो भी साई को रोकना चाहता है या उसे मारकर अपना फर्ज निभाना चाहता है, वो इस बैटल में शामिल हो सकता है। जब शाम होती है, जुन के पीछे एक
बड़ी आर्मी इकट्ठा हो जाती है। किसी के हाथ में तलवारें होती हैं तो किसी के पास क्रॉसबोज। जुन उन सबको लीड करती है। साई अकेला टॉवर के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन मीवा उसका असली दोस्त उसके साथ खड़ा रहता है। साई उसे कहता है कि वो भाग जाए, लेकिन देर हो जाती है। जुन बैटल शुरू होने का ऐलान कर देती है और तीरों के साथ साथ मैजिक ब्लास्ट भी चल पड़ती हैं। साई मीवा को धक्का देकर हटाता है, जबकि एरोज और ब्लास्ट उसके आसपास फट रहे होते हैं। जब धूल बैठती है, सब देखते हैं कि साई टॉवर की तरफ भाग रहा है। जुन अपनी आर्मी को कमांड देती है कि वो चार्ज करें और जंग शुरू हो जाती है। साई भागने की कोशिश करता है, प्रोजेक्टाइल्स को जंप करके और डॉज करके निकलता है, लेकिन आखिरकार वो गिर जाता है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। साई अपने जख्मी कंधे को पकड़ता है और मुश्किल से उठता है। जब जुन अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ती है, साई समझ जाता है कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जुन तुरंत उस पर वार करना शुरू कर देती है। वो मुश्किल से उन अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन आखिर में जुन उसे कॉर्नर कर देती है। साई अंदर ही अंदर मान लेता है कि उसकी हार पक्की है, क्योंकि वो जुन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन जून के फाइनल अटैक से पहले सोगा अचानक आ जाती है और कहती है साई और जून प्यार करते हैं। ये सुनकर उसके चाहने वालों का दिल टूट जाता है और वो तुरंत जुन और साई के खिलाफ हो जाते हैं। सोगा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो भी साई के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सोगा चिल्लाती है, कोरो मिसाइल एंगेज करो, और हरे बालों वाली एंड्रॉइड कोरो तुरंत एक राउंड फायर करती है साई की तरफ। साई तुरंत एक शील्ड बना लेता है और जैसे ही राउंड एक्सप्लोड होता है, आसमान से पके हुए चावल गिरने लगते हैं। ये चावल देखकर सारे स्टूडेंट्स का मूड बदल जाता है। सब खुश हो जाते हैं जैसे किसी ने उनका दिमाग रीसेट कर दिया हो। शाम तक सोगा बताती है कि उसने फूजी को साई को मैजिक टैबलेट्स देते हुए देख लिया था और उसने वो टैबलेट्स चुराकर चावल में डाल दिए ताकि सब लोग साई के दोस्त बन जाएं। कोरो चावल का एनालिसिस करती है और सेई को बताती है कि उन टैबलेट्स में डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और चावल में अब भी उसकी ट्रेसेस हैं। ये सुनकर साई कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि फूजी के पास डार्क मैजिक का ड्रग आया कहां से। उसके मन में शक उठता है कि फूजी शायद कुछ छुपा रही है। कुछ दिन बाद एक सुबह टोरी स्टूडेंट्स को प्लेग्राउंड में प्रैक्टिकल मैजिक क्लास के लिए बुलाती है। वो सबको ब्रीफ करती है कि आज वो माना कंट्रोल सीखने वाले हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए सबको एक पार्टनर बनाना होगा। साई ऑब्वियस तरीके से मीवा की तरफ देखता है और पूछता है कि वो उसके साथ खेलेगा क्या, लेकिन वो इडियट ऑलरेडी थक चुका होता है। वो कहता है, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, अभी किसी और को ढूंढ ले। साई इधर उधर देखता है और पूछता है कि क्या सोगा आज की क्लास में आई है। मीवा कहता है कि सोगा एक टोटल लोनर है, वो कभी क्लासेस अटेंड नहीं करती और स्पेशली प्रैक्टिकल मैजिक क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास फ्लाइंग के अलावा कोई स्किल ही नहीं है। साई तब रियलाइज करता है कि किसी को भी सोगा की इनविजिबिलिटी वाली एबिलिटी के बारे में पता नहीं है। वो स्टूडेंट्स को देखता है जो एक मैजिक बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। वो बॉल उनके माना से बनती है। तभी साई को किसी ने पीछे से टैप किया और वो मुड़कर देखता है, जून खड़ी होती है। जून कहती है, मैं तेरी पार्टनर बनूंगी, माना के फ्लो पर ध्यान रखना वरना चोट लग सकती है। फिर वो उस पर माना का बॉल फेंकती है और वो आराम से उसे पकड़ लेता है। जून उसे कहती है कि हल्के से वापस फेंको, तो साई उसे हवा में उछाल देता है। मोनो बॉल एक जबरदस्त धमाका करता है जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और बेचारी जून जख्मी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब दूसरे स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं, साई टोरी से पूछता है कि क्या जून ठीक हो जाएगी, तो वो कहती है कि उसे सिर्फ शॉक लगा था, इसलिए बेहोश हो गई थी। वो कहती है कि अपनी जबरदस्त पावर्स को बेहतर कंट्रोल करने के लिए उसे सेल्फ डिसिप्लिन चेंबर में जाना चाहिए, जिसके खिलाफ मीवा तुरंत मना करता है, मगर टोरी उसके मुंह पर अपना जूता मारती है और साई से कहती है कि ये बिल्कुल सेफ है और इसमें जाना ठीक रहेगा। साई उसकी बात मान लेता है और एक बैग के साथ पानी की बोतल लेकर कोरो के साथ डिसिप्लिन चेंबर की तरफ निकल पड़ता है। वो दोनों चेंबर में साथ में एंटर करते हैं, जहां एक आवाज उन्हें वार्न करती है कि ये अगले 12 साल तक नहीं खुलेगा। साई कोरो के साथ बैठ जाता है कि अचानक उसे एक उड़ता हुआ लंच बॉक्स नजर आता है और उसे समझ आता है कि सोगा ने अपनी इनविजिबिलिटी का यूज करके फिर उनका पीछा किया है। वो सब एक साथ दीवार के पास बैठ जाते हैं जब साई की पीठ किसी चीज से टकराती है। वो पलट कर देखता है तो एक नकली दीवार होती है जिसके अंदर एक पुराना कागज का टुकड़ा होता है जिसमें एक नक्शा बना होता है। सोगा फौरन उसे स्कूल का मैप पहचान लेती है, जबकि साई नीचे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ता है जो कहता है कि अगर 3 खास चाबियां मिल जाएं तो ये नक्शा एक ट्रेजर तक ले जाता है, लेकिन जो लोग उस ट्रेजर के लायक नहीं होंगे वो इस रास्ते में मर जाएंगे। सोगा वाकई इस ट्रेजर को ढूंढना चाहती थी, मगर साई मना कर देता है और कहता है कि उसे अपनी माना के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ध्यान लगाना है। मगर उसकी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सोगा उसे फिर तंग करती है क्योंकि इस दफा उसे वाकई बाथरूम जाना है। साई परेशान हो जाता है जबकि सोगा दरवाजे पे पंच मारकर चिल्लाने लगती है कि कोई उसकी मदद करे। कोरो गोल्डन शावर लेने का ऑफर देता है, मगर साई मना कर देता है कि उसके सामने कोई गोल्डन शावर नहीं होगा। खुशकिस्मती से फूजी किसी अजीब वजह से चेंबर के बाहर आई होती है और
दरवाजा खोल देती है, इस उम्मीद में कि साई अकेला बाहर निकले और उसे देखकर खुशी महसूस करे। मगर इसके बजाय सोगा तेज भागती हुई बाहर जाती है और झाड़ियों में अपना काम करती है, जबकि कोरो और साई उसके पीछे बाहर निकलते हैं। फूजी अभी भी कंफ्यूज थी, मगर इससे पहले कि वो कोई और सवाल करती, उसकी नजर जमीन पर पड़े पुराने नक्शे पर पड़ती है और वो उसे उठाती है हैरानी के साथ। वो साई से कहती है कि वो ये मैप अपने साथ ले जा रही है और कुछ कहे बिना पलटकर चली जाती है, जबकि साई सोचता है कि आजकल उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह साई को पता चलता है कि किसी ने उस ट्रेजर का नक्शा कॉपी करके पूरी स्कूल में चिपका दिया है ताकि सब देख सकें। वो नोटिस बोर्ड की तरफ चलता है और सोचता है कि क्या ये फूजी का काम हो सकता है, क्योंकि वो मैप में बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी। मगर उसे जवाब तब मिलता है जब फूजी गुस्से में उसके पास आकर पूछती है कि उसने उसके कमरे से मैप क्यों चुराया। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके कमरे में घुसकर नक्शा चुराया और फिर उसे स्कूल में हर जगह चिपका दिया। मगर साई पूरी तरह इनकार करता है और कहता है कि उसका इस काम से कोई लेना देना नहीं है और वो बेकसूर है। अचानक कोरो उसकी तवज्जो असली मुजरिम की तरफ दिलाती है, जो कि बेफिक्र सोगा होती है, जो हवा में उड़ती हुई स्कूल में नक्शा चिपका रही होती है और कहती है कि हर एडवेंचरर को ट्रेजर ढूंढने का बराबर मौका मिलना चाहिए। फूजी गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि साई वापस अपनी क्लासरूम लौट जाता है, ये सोचता हुआ कि ये सब उसके साथ ही क्यों होता है। वो इधर उधर देखता है तो पता चलता है कि सोगा फिर क्लास में नहीं है और जून भी एब्सेंट है। मगर खुशकिस्मती से मीवा बताता है कि इस दफा इसकी वजह साई नहीं है, बल्कि जून के घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये सुनकर साई को थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि अचानक दरवाजा खुलता है और काफी इंजर्ड स्टूडेंट्स को स्ट्रेचर्स पर अंदर लाया जाता है, जिनके चेहरों से खून बह रहा होता है। उनमें से एक स्टूडेंट जो अभी होश में होता है, अपने हाथ में खूनी नक्शा पकड़े कहता है कि वो लोग ट्रेजर ढूंढने गए थे, मगर एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें तबाह कर दिया। ये वाकया पूरी स्कूल को हिला देता है और साई को फौरन रीरी काउंसिल प्रेसिडेंट के पास बुलाया जाता है, जो उसे बताती है कि अब तक 19 स्टूडेंट्स इस नक्शे के चक्कर में इंजर्ड हो चुके हैं और अब कुछ करना जरूरी है। वो कहती है कि साई को एक स्टूडेंट मीटिंग बुलानी होगी और कुछ एक्शन लेना होगा ताकि ये सब रोका जा सके। साई उसके ऑर्डर पर अमल करता है और जल्द ही सारे स्टूडेंट्स ग्रेट हॉल में जमा हो जाते हैं, जहां रीरी उनका वेलकम करती है और माइक साई को देती है। साई पोडियम पर जाता है और ऐलान करता है कि आज के बाद ट्रेजर या नक्शे का पीछा करना मुकम्मल तौर पर मना है और जो कोई रूल्स तोड़ेगा उसे डिसिप्लिनरी बॉडी की तरफ से सख्त सजा मिलेगी। स्टूडेंट्स खुश नजर नहीं आते, बल्कि वो साई पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ही इस नक्शे का क्रिएटर है, क्योंकि नक्शा तो सोगा चिपका रही थी, जो कि सिर्फ साई की दोस्त है और किसी और की नहीं। सब उस पर चीखने लगते हैं कि वो एक इविल डिक्टेटर है और उस पर कैन्स और बॉटल्स फेंकते हैं। अचानक बगैर किसी वजह के एक लंबी हरी बालों वाली लड़की उसकी तरफ दौड़ती है और उसे किक मारने की कोशिश करती है, जो साई बचा लेता है, मगर पोडियम पूरी तरह टूट जाता है। फिर वो दोबारा उसे किक करती है, मगर साई फिर बच जाता है, लेकिन आखिर में वो उसे हेडलॉक में ले लेती है। फिर वो फौरन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो साबित करे कि ये उसका ट्रैप नहीं था। तो साई ऐलान करता है कि वो खुद इस बात का पता लगाएगा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स को मैप के लोकेशंस के पास जाने से मना किया जाता है। हरी बालों वाली लड़की फौरन उसे छोड़कर चलने लगती है, तो साई पूछता है कि वो कौन है। वो अपना नाम टेरू बताती है और कहती है कि वो उसे जल्द फिर नजर आएगी। उस शाम को काउंसिल प्रेसिडेंट उसे कहती है कि उसे ये सब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कहानी बना सकती है कि साई सब कुछ चेक करने गया था, इस तरह उसे चोट नहीं लगेगी। साई कहता है कि वो फिर भी सब कुछ चेक करना चाहता है और अगर कोई मॉन्स्टर्स हुए तो वो उनका सामना करेगा। रीरी उसे उदासी से देखती है और कहती है ठीक है जाओ, जिसके बाद साई कोरो के साथ निकल पड़ता है। अगली सुबह उसे फूजी की कॉल आती है, जो उसे एक मैजिकल गन देती है जो छोटी आइटम में छुप जाती है और कहती है कि ट्रेजर ढूंढो और उसे लेकर मेरे पास लाओ। उस शाम साई एक्सपीडिशन के लिए तैयार होता है, जब मीवा एक हफ्ते का कैंपिंग गियर ले आता है, मगर जाने से पहले साई पर फिर से टेरू हमला करती है, जो उसकी पीठ पर जंप करके कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी चाहे कुछ भी हो। वो सफर शुरू करते हैं और जंगलों से गुजरते हैं जब तक रात नहीं हो जाती और वो एक अंधेरे डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। जल्द ही वो अंदर जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद खुद को कब्रों जैसी चीजों से घिरा पाते हैं। कोरो दरमियान में आकर कुछ शॉटगन शेल्स उठाती है और कहती है कि यहाँ बहुत अरसा पहले कोई खूनी जंग हुई होगी और ये सब कब्रें उन गिरे हुए सोल्जर्स की हैं। साई को उन लोगों के लिए अफसोस होता है जो यहाँ दफन हैं, क्योंकि वो कभी दोबारा धूप नहीं देख सकेंगे। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो फौरन घूमकर अपनी गन निकालता है, जो कि टेरू के पीछे एक बड़े से हवा के टॉर्नेडो की तरफ पॉइंट करता है। साई को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, लेकिन टेरू एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपनी तलवार निकालती है और एक्शन में जंप करती है। वो टॉर्नेडो को काटने की कोशिश करती है, मगर सीधा उसमें से गुजर जाती है। वो दोबारा कोशिश करती है, मगर नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो इडियट लड़की ये समझ नहीं पाती कि हवा को तलवार से नहीं काटा
काटा जा सकता। साई उसे कहता है कि पीछे हट जाओ, मगर वो इनकार करती है तो टॉर्नेडो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। साई उसे चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, फिर अपनी गन निकालता है और एक अमेरिकन बनकर अपनी प्रॉब्लम को गोली से हल करने की कोशिश करता है। साई अपनी माना का ब्लास्ट टॉर्नेडो पर करता है जो उसे पूरी तरह उड़ा देता है और केव में छिपी हुई कई चमगादड़ें भागती हैं रोशनी से बचने के लिए। साई एक गहरी सांस लेता है, मगर फौरन ही टेरू उस पर जंप करके उसे दबा लेती है और उसकी ताकत की तारीफ करती है। वो नीचे गिर जाता है, जहां अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ती है जो काफी नई लग रही होती है। वो कब्र का पत्थर हटाकर उसमें हाथ डालता है और एक छोटी टॉय रिकॉर्डर मिलती है जो कुछ इंस्ट्रक्शंस बोलती है और फिर बंद हो जाती है। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंचते हैं जो जंग की वजह से तबाह हो चुकी होती है और अब पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में होती है। साई और उसकी टीम उस शहर के अंदर से गुजरते हैं जब तक वो आर्मरी तक नहीं पहुंचते, जिसका दरवाजा खुला होता है। वो आर्मरी के अंदर जाते हैं जहां दोनों तरफ क्रीपी नाइट आर्मर्स लाइन में लगे होते हैं और जब वो उस कॉरिडोर से गुजरते हैं अचानक मीवा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से कोई हिला। साई उसे तसल्ली देता है कि ये सिर्फ खोखले आर्मर्स हैं, मगर अचानक उनमें से एक नाइट हिलता है और अपना एक्स लेकर उसे आधा काटने की कोशिश करता है। साई मुश्किल से उसका वार बचाता है और फौरन अपनी गन निकालकर उस नाइट पर कई बार गोली चलाता है, मगर मजबूत आर्मर की वजह से नाइट धुआं छानने के बाद भी बिना नुकसान के सामने आ जाता है और साई पर दोबारा हमला करता है। लेकिन मीवा उस बड़े नाइट की तरफ दौड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसे एक फुटबॉल की तरह लात मारकर दूर फेंक देता है। नाइट मीवा को खत्म करने वाला होता है, लेकिन साई वक्त पर आ जाता है और सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसका एक्स रोक लेता है जो सबको हैरान कर देता है। उसके बाद वो अपनी ताकत से नाइट को जमीन पर दे मारता है और उसका एक्स दूर फेंक देता है। नाइट उठकर दूसरी तरफ भाग जाता है। साई फौरन मीवा को उठाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, फिर उसे कहता है कि दोबारा कभी अपनी जान खतरे में मत डालना। इस दौरान टेरू एक छोटी सी फोन ढूंढ लेती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उन्हें एक खास लाइमस्टोन केव की तरफ ले जाती हैं जहां एक अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग होती है। कोरो अपने स्पेशल एंटेना से लाइमस्टोन केव का पता लगाती है और वो लोग अंदर जाकर एक खूबसूरत हॉट स्प्रिंग देखते हैं जो हर तरफ से बड़े और छोटे टनल से घिरा होता है। कोरो पानी का टेम्परेचर और क्वालिटी चेक करती है और टच करने की परमिशन देती है। साई कहता है कि सब रुक जाओ जब तक वो अपने कपड़े उतारकर पानी चेक कर ले कि कोई खतरा तो नहीं। जब वो एरिया चेक कर रहा होता है टेरू एक बार फिर उस पर जंप कर लेती है जैसे कोई लीच चिपक जाए और जितना भी वो उसे हटाने की कोशिश करता है वो छूटती नहीं। अचानक वो खामोश हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि असली ट्रेजर क्या है। टेरू थोड़ी सीरियस होती है और कहती है कि उसे पता है और वो कहती है कि ये किसी पुराने डीमन किंग का छोड़ा हुआ कुछ है। ये नई बात साई को हैरान कर देती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ और पूछे जून एक बड़े पत्थर के ऊपर नजर आती है क्योंकि उसने साई का पीछा किया होता है और वो तलवार के साथ उनकी तरफ जंप करती है। वो थोड़ी दूर पानी में गिरती है और साई से कहती है कि टेरू से दूर हो जाओ क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एजेंट है। साई टेरू की तरफ हैरान होकर देखता है और पूछता है कि क्या ये सच है। टेरू मुस्कुराकर कहती है कि उसे किसी खास शख्स ने भेजा है कि वो साई को उसकी तकदीर तक ले जाए। जून चिल्लाती है कि साई टेरू की बात मत सुनना, जो टेरू को गुस्सा दिला देती है और वो तलवार उठाकर जून पर वार करती है जो वो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेती है। वो एक दूसरे को गालियां देकर एक बड़ा झगड़ा शुरू कर देते हैं। साई जानता है कि दोस्ती पहले आती है, इसलिए वो मीवा को ढूंढने निकलता है। जब उसकी नजर एक बड़े भेड़िए पर पड़ती है जो श्राइन के ऊपर होता है, वो लड़ती हुई लड़कियों को भागने का कहकर वार्न करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और भेड़िया उन पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से साई उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और एक जबरदस्त मुक्का मारकर उसे पीछे धकेल देता है, मगर वो डिमोनिक बीस्ट इतनी आसानी से नहीं रुकती और दोबारा साई की तरफ भागती है। अपने दांत उसकी स्किन में घुसा देती है, लेकिन फौरन ही पानी में गिरकर बेजान हो जाती है। साई को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन टेरू फौरन श्राइन की तरफ भागती है, एक छोटी सी चीज उठाती है और साई की तरफ फेंकती है, फिर भाग जाती है। जून तैयार होती है और कहती है कि जैसे ही उसे पता चला कि टेरू उसके साथ है तो वो फौरन आ गई क्योंकि वो उसकी हमेशा की दुश्मन है और लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। अचानक सोगा भी फूजी के साथ आ जाती है जो बताती है कि उसने उस बीस्ट को जहर दे दिया। जल्दी ही वो सब सबूत एक जगह जमा करते हैं जब फूजी बताती है कि ये मैप उसके भाई ने बनाया था और ये सारी चीजें उनके बचपन के खिलौने हैं, मगर वो आखिरी चीज को नहीं पहचान पाती जो एक छोटी तलवार जैसा पेंडेंट होता है। तो वो उसे छेड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो घूमता है वो गायब हो जाती है और उसके नीचे एक मैजिक सर्कल नजर आता है। कोरो कहता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था, इसीलिए सब उसके पीछे उस जगह में चले जाते हैं जो काले पत्थर की फर्श से ढका होता है। अचानक काउंसिल प्रेसिडेंट रीरी उनके
सामने आती है और उन्हें सारे पजल्स और ऑब्स्टिकल्स मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देती है और कहती है कि ये सब एक गेम था और बाकी मेंबर्स भी इसमें शामिल थे। वो कहती है कि कोई असली इनाम नहीं है और सबको वापस स्कूल लौट जाना चाहिए, मगर जून उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले फूजी उन सब के बीच से निकलकर सीधा आगे बिल्डिंग की तरफ भागती है। रीरी अपने काउंसिल को उसे रोकने का कह देती है, लेकिन देर हो चुकी होती है और फूजी अपने पीछे एक मैजिक बॉटल फेंकती है जो फटकर सबको रोक देती है। रीरी फूजी को खतरे के बारे में वार्न करती है, लेकिन वो बिना सुने अंदर चली जाती है। साई उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट फौरन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वो इस एरिया में गया तो किसी के जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होगी। साई बहुत कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि वो असल में कहाँ हैं, और प्रेसिडेंट बताती है कि वो डार्क डंजन्स के सबसे गहरे लेवल पर हैं, जो पहले के डीमन लॉर्ड की बेस थी और अब भी बुराई की ताकत से भरी हुई है। वो कहती है कि वो फ्यूचर डीमन लॉर्ड को पैलेस में आने नहीं दे सकती, क्योंकि पता नहीं कि वो अपनी चाहतों को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, और अगर वो अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं पा सका तो पूरी दुनिया इसका बुरा नतीजा भुगतेगी, और वो ऐसे खतरे लेने को तैयार नहीं। साई उससे बहस करता है कि उन्हें फूजी को बचाना है, लेकिन रीरी कहती है कि वो तो मर गई होगी, क्योंकि जो कोई भी डीमन लॉर्ड के रेलिक को छूता है वो मर जाता है, जैसे उससे पहले वाले बंदे के साथ हुआ। साई सब ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और फूजी को बचाने के लिए अंदर दौड़ता है, मगर देर हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपने भाई के दिए सब क्लूज इस्तेमाल करके पासवर्ड खोल लिया है, जिससे पूरा कमरा तबाह हो जाता है। वो इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी और सबकी तरह वो भी हैरान होती है। जब एक बड़ा ईविल ड्रैगन टूटकर सामने आता है, सब बहुत डरे हुए होते हैं और देखते हैं कि वो बड़ा डिमोनिक बीस्ट पूछता है कि किसने उसे नींद से जगाया। फिर फूजी से पूछता है कि क्या वो समझती है कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। वो कहता है कि जो भी उसे कंट्रोल कर लेगा वो दुनिया का रूलर बन जाएगा, क्योंकि कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, लेकिन जो नहीं कर पाएगा उसका अंजाम मौत होगा। साई उसे बचाने के लिए आगे दौड़ता है, मगर रीरी फिर से उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि वो उसे इस जगह से आगे नहीं जाने देगी, चाहे इसके लिए उसे यहाँ मारना पड़े। अचानक ड्रैगन फूजी के भाई की एक याद दिखाता है जो साबित करती है कि उसे एक बहुत ताकतवर विजर्ड ने टास्क दिया था कि वो रेलिक ढूंढकर तबाह कर दे ताकि डीमन लॉर्ड कभी उसे हासिल न कर सके। मगर उसे पता चलता है कि विजर्ड खुद रेलिक के पीछे है ताकि सबसे ताकतवर बन सके, इसलिए उसने रेलिक छुपा दिया और हर जगह क्लूज छोड़ दिए ताकि सिर्फ सबसे ताकतवर और समझदार स्टूडेंट ही उसे ढूंढ सके। मगर इस वजह से उसने अपनी जान भी गंवा दी, क्योंकि विजर्ड उसे गला दबाकर मार देता है और उसे हमेशा के लिए नरक में भेज देता है। सब लोग इस बात पर हैरान होते हैं, मगर रीरी को फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह खड़ी रहती है और कहती है कि वो पीछे हट जाए। साई फैसला करता है कि उसे यहाँ लड़ना होगा, इसलिए वो कोरो को कहता है कि मीवा के साथ भाग जाए, जबकि वो खुद प्रेसिडेंट का सामना करता है। जून उसके साथ रहने का फैसला करती है और अपनी तलवार निकालती है, मगर रीरी को फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसके मुकाबले में हैं। वो अपनी ताकत बढ़ाती है और एक मैजिक से हाथ लंबा कर लेती है, जिससे वो साई के चेहरे पर जोर का मुक्का मारती है। साई को अपना बैलेंस ठीक करने से पहले वो एक और जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और खून थूकने लगता है। जून मदद करने की कोशिश करती है, मगर रीरी जादू से उसे पैरालाइज कर देती है और कहती है कि जब साई डीमन लॉर्ड बनेगा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। जून को फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि फिर वो खुद साई को मार देगी, मगर अभी वो उस पर भरोसा करती है। साई गुस्से में खड़ा होता है और अपनी ताकत बढ़ाता है और प्रेसिडेंट को ब्लास्ट करता है, फिर जल्दी फूजी को ढूंढने के लिए भागता है। वो उसके पास बिल्कुल वक्त पर पहुंचता है जब ड्रैगन उसे अपने सींग से छेड़ने वाला होता है, लेकिन साई अपने मुक्के से सींग को तोड़ देता है, जिससे ड्रैगन हैरान हो जाता है। साई फूजी को उठाता है और फ्लाइंग लिजर्ड को पीछे हटने को कहता है। ड्रैगन गुस्से में आता है और हमला करता है, मगर साई अपनी मैजिक बैरियर से उस हमले को रोक लेता है और अपने मुक्के से जवाब देता है। जून और दूसरे हैरान हैं कि एक मामूली इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर शैतानी क्रिएटर से इस तरह मुकाबला कर रहा है। साई एक ताकतवर मुक्का मारकर ड्रैगन को जमीन पर गिरा देता है, जबकि वो थक कर गिर जाता है। ड्रैगन अपनी हार एक्सेप्ट करता है और साई को अपना नया मालिक बनाता है, जो इस बात पर यकीन नहीं करता। ड्रैगन उसे साई के नाम से पुकारता है, जो नया डीमन लॉर्ड है और जल्द ही पूरी जमीन पर रूल करेगा। फूजी एक्साइटेड हो जाती है और साई का ट्रम्पेट बजाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है। वो दूर नहीं जा पाता जब रीरी उसे पकड़कर एक टाइट किस देती है और कहती है कि उसे यकीन है कि वो सबसे मेहरबान डीमन लॉर्ड होगा। आखिर में वो सब मिलकर एक तस्वीर खींचते हैं जिसमें साई थ्रोन पर बैठा होता है और उसके पीछे एक ड्रैगन होता है। साई के डीमन लॉर्ड बनने का नया दौर शुरू होता है और वो अपनी आने वाली एडवेंचर्स का इंतजार करता है।